जय हिंद। जैसा कि आप जानते हैं, हम केबीसी नैनो प्रकाशन का जो 20 मॉडल सेट दिए गए हैं वो कर रहे हैं। तो उसमें से हमने 1 to 8 जो है कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पे विजिट करके या कमेंट सेक्शन में या आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उससे देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे इसमें मॉडल नंबर 9, है ना। अच्छा, किसी भी क्वेश्चन में अगर किसी भी प्रकार का जो है अगर डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में आप उसको रेज करें, आपका भी क्लियर होगा और सबका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो जौनपुर राज्य का अंतिम शासक हो जाएगा हुसैन शाह, जो कि सरकी राजवंश का था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अपनी फांसी से पूर्व निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किस एक ने पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया और कहा, अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूंगा? तो ये कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल, है ना, काकोरी कांड। चलिए अगला देखते हैं। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो ये 1761 में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? तो अहमद शाह अब्दाली एवं मराठों के बीच हुआ था। चलिए अगला देखते हैं। बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से कहाँ है? तो ये फतेहपुर सीकरी है और किसके द्वारा? अकबर हो जाएगा। चलिए अगला है। किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा। इसने किसकी हत्या की थी? अपने बड़े भाई रामगुप्त की हत्या की थी। चलिए अगला देखते हैं। अच्छा, चंद्रगुप्त दो जो है ना, इसको क्या क्या जानते हैं? तो इसने आपको जो है शकों को हराया था, तो इसीलिए इसको सकारी भी कहा जाता है। ठीक है, शकों को हराने वाला चंद्रगुप्त द्वितीय। पिछले सेट में वो गलती से समुद्रगुप्त लग गया था, ध्यान रखिएगा। हुनों को हराने वाला कौन था? तो स्कंदगुप्त था। स्कंदगुप्त। हुनों को किसने हराया था? तो स्कंदगुप्त ने। और समुद्रगुप्त तो जाने जाते हैं भारत के नेपोलियन के लिए। इनको भारत का नेपोलियन किसने कहा था? बी ए स्मिथ ने कहा था। चलिए अगला है। वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो ये पुष्यभूति हो जाएगा। चलिए अगला है। रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किया था? तो ये भी पीपीएससी प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, कुषाण। अगला है। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? तो ये जीवक हो जाएगा। चलिए अगला है। मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य जो है दारुल उसल का एक भाग माना जाता है, दारुल इस्लाम का एक भाग माना जाता है, किसका शासक? तो ये हो जाएगा इल्तुतमिश का। ठीक है, इसी की पुत्री थी रजिया सुल्तान, जो पहली शासिका के रूप में जानी जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मध्यकालीन भारत में जब मुगल पढ़ेंगे तो उसमें रजिया सुल्तान भी एक इम्पोर्टेंट है। अगला है। तुगरिल खान ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? तो तुगरिल खान का जो विद्रोह हुआ था वो बलवन के समय में हुआ था। अगला है। सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? तो ये औरंगजेब हो जाएगा। लगभग 1686 के करीब में किया था। 1707 में तो इसकी मृत्यु ही हो गई थी। उसके बाद देखेंगे मुगल में एक अच्छे शासक की जो है एंट्री नहीं होती है। चलिए अगला है। निम्न में से कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिंग के द्वारा किया गया था? तो देखिए, विलियम बेंटिंग का कार्यकाल क्या है? 1828 से लेकर 35 तक रहा है ये। ओके, तो जैसे देखेंगे, सती प्रथा का उन्मूलन कब हुआ? 1829 में हुआ। दास प्रथा का उन्मूलन कब हुआ? 1843 में हुआ। एलन ब्रो इसके लिए जाने जाते हैं। तो ये दास का प्रथा जो है ना, कौन जाने जाते हैं? एलन ब्रो। एलन, है ना। तो ये हो गया। दास प्रथा का उन्मूलन कब हुआ? 1843, यानी कि विलियम बेंटिंग ने ये नहीं किया है। उनका कार्यकाल ही खत्म हो जाता है 35 में। अगला है। धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता को प्रावधान को हटाना, ये कब हुआ था? तो 1832 के बीच में हुआ था, तो ये किया था। उसके बाद देखेंगे ठगों का संगठित गिरोह का दमन, तो ये हुआ था 1830 में सिलीमन के नेतृत्व में। विलियम बेंटिंग उस समय गवर्नर जनरल था। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। ठगों का उन्मूलन किया था इन्होंने। तो 1, 3, 4 आपका जो है आंसर हो जाएगा और 2 जो है नहीं होगा। ओके, चलिए अगला देखते हैं। किसने सिंध विजित कर उसका अधिकरण कर लिया था? तो ये भी बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और पिछला भी जो भी देखे वो भी था। तो ये नेपियर हो जाएगा। सिंध विजित करने वाला नेपियर था। अगला है। भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो आपका लॉर्ड में वो 1872। और पहली जो क्रमिक की गई थी 10, मतलब कि उसके बाद से 10 हर 10 साल में होता है, तो 1881 में रिपन के समय में। ओके, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? रिपन को कहा जाता है। अगला है। सुखदेव, भगत सिंह तथा राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई थी? तो ये दिया गया था 23 मार्च 1931 को। ध्यान रखिएगा, इनको लाहौर षड्यंत्र में दिया गया था। जो है आपका फांसी की सजा दी गई थी। ठीक है, कब दी गई थी? तो 23 मार्च 1931 को दी गई थी। और इन्होंने जो है जैसे भगत सिंह वगैरह ने कब जो है विधानसभा पे बम फेंका था? तो ये फेंके थे 8 अप्रैल, है ना, 1929 को। ये भी ध्यान रख सकते हैं चाहे तो। चलिए, विधानसभा पे इन्होंने आवाज सुनाने के लिए, इनका उद्देश्य हिंसक नहीं था, बस उनको मतलब बम फेंक के सुनाना था। अगला है।
महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह जो हुआ था उसके सत्याग्रही तीसरे नंबर के कौन थे? तो तीसरे नंबर के हो जाएंगे ब्रह्मदत्त और पहले नंबर के हो जाएंगे आपको विनोबा भावे। देखिए इसमें पहले नंबर के ये हैं आपका व्यक्तिगत सत्याग्रह के सत्याग्रही, पहले नंबर के विनोबा भावे, दूसरे नंबर के जवाहरलाल नेहरू और तीसरे नंबर के आपके ब्रह्मदत्त हो जाएंगे। और अगर बिहार में पूछा जाए कि पहले नंबर के कौन थे तो ध्यान रखिएगा पहले नंबर के श्री कृष्ण थे, है ना, और दूसरे नंबर के अनुग्रह थे। बिहार कृष्ण जो श्री कृष्ण है बिहार केसरी के नाम से प्रसिद्ध है और अनुग्रह बिहार विभूति के नाम से प्रसिद्ध है। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? तो ये कौन सा है? लोथल हो जाएगा। ये हड़प्पा कालीन का पतन हुआ करता था, है ना, और इसकी खोज किसने की थी? तो SR राव ने किया था। कौन सी नदी के किनारे पे बसा हुआ है ये? तो भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है। डाबरकोट कहाँ है? तो पाक में है ये, पाकिस्तान। राखीगढ़ी हरियाणा में है आपका। कालीबंगा जो है आपका राजस्थान में है, जो कि जुते हुए खेत प्राप्त करने के लिए ये जाना जाता है। इसके साथ साथ एक और चीज याद रखिएगा, लकड़ी का नाली अगर पूछे कहाँ पे पाया गया था, जैसे बीपीसी टीचर ने पूछा था, तो कालीबंगा से पाया गया था। ओके, चलिए अगला देखते हैं। प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप हो जाएंगे। अजात शत्रु के समय में जो है शासनकाल में हुआ था और 483 में हुआ था। कहाँ पे? राजगिरी सप्तकर्णी गुफा के तहत अंदर, और उसके बाद से अध्यक्ष हो ही गया और ईस्वी हो ही गया ईसा पूर्व। ठीक है, चलिए ये वसुमित्र जो थे वो चौथे में रहे थे आपके अध्यक्ष, और उपाध्यक्ष उस समय कौन था? अश्वघोष था चौथे में। ये प्रथम पूछा गया था। चार टोटल जो है 4 हुए थे बौद्ध संगतियां। पिछले सेट में हमने डिटेल देख लिया तो रहने देते हैं यहाँ पे। चलिए, किराता जूर्निया जो है पुस्तक किसने लिखी है? तो ये भारवी हो जाएंगे। तो इससे को ध्यान रखने के लिए ये बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कैसे ध्यान रख सकते हैं? तो याद रखिएगा कि अर्जुन ने जो है बहुत भारी काम किया था। क्या किया था? युद्ध देखे थे, लड़के जीते थे वो। तो किराता जो ये है भारी काम करने में कौन जाने गए? अर्जुन जाने गए। ठीक है, उसके बाद कालिदास जो है ये मालविका मित्रम और अग्निमित्रम और अभिज्ञान शकुंतलम के लिए जो है ये जाने जाते हैं। शूद्रक जो है मृच्छकटिकम जो है इनकी बुक पूछी जाती है। ओके, और भट्टी की तो भट्टी कटिकम है कुछ करके बुक उनका नाम है। चलिए आगे देखते हैं। बोध गया में किसको जो है ज्ञान प्राप्ति हुई थी? तो किसको हुआ था? गौतम बुद्ध को हुआ था। अगला है, चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो चोल वंश का संस्थापक देखेंगे विजयालय हो जाएगा। और चोल वंश जो है स्थानीय स्वशासन के लिए जाने जाते हैं, कि मतलब सबसे प्रसिद्ध रहा उनका। इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखिएगा कहाँ पे ये उल्लेख मिलता है? तो उत्तर मेरूर में मिलता है। ठीक है, चलिए अगला है, कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? तो इस स्टार्ट किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। किसके याद में? तो बख्तियार काकी की याद में। ठीक है, बख्तियार काकी की याद में किया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। और इसको स्टार्ट किया कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन पूरा किया था इल्तुतमिश ने। ओके, चलिए अगला देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो विजयनगर जो है 1336। जब देखेंगे MBT का यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक का कार्यकाल चलता है तो बहुत से क्षेत्र जो है अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेते हैं। उसी में देखेंगे हरिहर बुक का, है ना, विद्यारण्य के जो है आशीर्वाद से, विद्यारण्य ये भी याद रखिएगा, इनका नाम भी पूछा जाता है। इनके आशीर्वाद से हरिहर बुक्का ने 1336 में आपका विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। टोटल विजयनगर साम्राज्य में कितने वंशों ने मतलब कि शासन किया? तो 4 किया था। ठीक है, कौन कौन? तो ध्यान रखिएगा, संगम, उसके बाद सालुब, उसके बाद देखेंगे तुलुब, ओके, उसके बाद अरेबिडू। ये भी ध्यान रखिएगा कि तुलुब वंश के ना सबसे प्रसिद्ध शासक जो हुए आपके कृष्णदेव राय हुए, है ना। इवन विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध जो है आपके शासक कृष्णदेव राय ही जाने जाते हैं। कौन से वंश के थे? ये तुलुब वंश के थे, ध्यान रखिएगा। अच्छा, कृष्णदेव राय के बारे में और पूछा जाता है कि एक नांगलपुर जो है किसने स्थापित किया था, बसाया था? तो ध्यान रखिएगा इन्होंने अपनी माँ की याद में नांगलपुर जो है कृष्णदेव राय ने बसाया था। उसके साथ साथ ये भी याद रखिएगा इनकी एक बुक पूछी जाती है अमुक्ता माल्याद, है ना, तो वो किस भाषा में थी? तो तेलुगु भाषा में थी। और संस्कृत में इन्होंने कौन सी भाषा लिखी थी? तो ध्यान रखिएगा जाम्बुवती लिखा था इन्होंने, जाम्बुवती संस्कृत में था इनका। किसका? तो कृष्णदेव राय का। ठीक है, अब विजयनगर साम्राज्य का जो है पतन कब से देखा गया? तो पतन जो है इसका आपका देखेंगे 1565 में, है ना। कौन सा युद्ध हुआ था? तो तालीकोटा का युद्ध जब हुआ था उसके समय से देखेंगे इनका क्या होता है आपका बिल्कुल जो है आपका पतन की ओर ये जो है मतलब अग्रसर हो जाएंगे और पतन हो जाएगा इनका विजयनगर साम्राज्य का। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। हाँ, किस मुगल शासक के समय में जो है सर थॉमस रो भारत आया था? तो किसके समय में आया था? तो ये जहांगीर के समय में आया था। ठीक है, चलिए अगला है,
अगला है आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था आईने अकबरी। अगला है शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पे स्थित है? बिहार सासाराम में स्थित है। एक बीच में जैसे कि इसका मकबरा है और चारों तरफ से जैसे झील है ना? तो इसलिए ये प्रसिद्ध भी है। इसके साथ-साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि जैसे अलेक्जेंडर कनिंघम उन्होंने शेर शाह के मकबरा को ताजमहल से भी खूबसूरत बताया है ना? वैसे तो जो है सेकंड ताजमहल शेर शाह के मकबरे को कहा जाता है, लेकिन कनिंघम ने क्या कहा कि ये ताजमहल से भी खूबसूरत है। ओके, शेर शाह जो था क्या था? सूर्य वंश का संस्थापक रहेगा। 1545 में इसकी जो है कालिंजर के युद्ध में उक्का बम से जो है इसकी मृत्यु हो जाती है। ये हुमायूं से जो है युद्ध लड़के अपना संस्थापक जो है मुगल वंश को हटा के ये अपना स्थापित करेगा सूर्यवंश, है ना? और इसकी डिटेल जो है हमने पहले ही सेट में पूरी देख ली है। चलिए अगला देखते हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? तो ये कहाँ लागू किया गया था? मद्रास में किया गया था। मद्रास में भी 12 महल जिले में, ठीक है। किसके किसके द्वारा किया गया था? तो ध्यान रखिएगा, रीड हो जाएंगे और आपके अलेक्जेंडर रीड एवं थॉमस मुनरो। थॉमस मुनरो ने क्या कहा था रैयतवाड़ी के बारे में? कि दक्षिणी भारत में ये हमेशा से प्राचीन समय से ही प्रचलित थी। तो ये वक्तव्य भी पूछा गया था। अगला है कि 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? तो ये देखेंगे आप, हो जाएंगे आपके इसके बीडी सावरकर। ओके, अच्छा ऑप्शन में आर्मी आरसी मजूमदार भी हैं, तो इनको भी देख लीजिए। इन्होंने कहा था कि ना ही ये, इन्होंने मतलब इनकार कर दिया था। इन्होंने कहा था ना ही ये पहला राष्ट्रीय आंदोलन है, ना ही ये स्वतंत्रता संग्राम है। ओके, किसने कहा था? तो आरसी मजूमदार ने कहा था। अगला देखते हैं। और हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र जो है किसने कहा था? तो आउटरम ने कहा था कि अंग्रेजों के विरुद्ध जो है ये हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र है। 1857 की क्रांति आउटरम के द्वारा जो है ये वक्तव्य दिया गया था। अगला है बायोमास का एक उल्टा पिरामिड किस पारिस्थितिक तंत्र में पाया जाता है? तो ये समुद्री हो जाएगा उल्टा पिरामिड। अगला है लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है, इसकी मिलान करनी है। तो जैसा कि जानते हैं गोल्डन क्रांति तो किसके लिए जानी जाती है? गोल्डन क्रांति जो है आपको बागवानी एवं शहद के लिए जानी जाती है ना? तो ये हो जाएगा 2। ग्रे क्रांति उर्वरक के लिए। पीली क्रांति तो ये तो नाम में ही है, तिलहन। और काली जो है अगर पेट्रोल वगैरह जलाते हैं तो वो धुआं से काला हो जाता है, ऐसे याद रखिएगा। तो पेट्रोलियम उत्पादन हो जाएगा। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए? ए का 2 और आपका बी का 4 हो जाएगा। तो बी का 4 ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आंसर। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश स्थल रुद्ध है? तो स्थल रुद्ध यानी कि लैंड लॉक्ड है, चारों तरफ से उसके जमीन ही होंगे ऐसा। तो बोलीविया हो जाएगा। अच्छा, एक ऑप्शन में उरुग्वे है। उरुग्वे और पराग्वे भी दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा दक्षिणी अमेरिका के ये हैं कंट्री हैं। तो उरुग्वे तो है, मतलब कि इसका सीमा लगता है सागर से, लेकिन पराग्वे जो है ये स्थल रुद्ध है, ये भी ध्यान रखिएगा। ओके, और सीरीनुमा तो सूरीनुमा जो है यहाँ पे भोजपुरी भाषा भी बोली जाती है। तो अफ्रीका में यहाँ पे देखेंगे मिल जाएगा आपको सूरीनुमा। और पेरू जो है आपका ये दक्षिणी अमेरिका के हम्बोल्ट तट के लिए जाना ही जाता है। तो ये तो है ही, ये कट ही जाएगा मतलब कि। चलिए अगला है पृथ्वी का वायुमंडल निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके द्वारा तप्त होता है? तो ये दीर्घ तरंग जो है स्थलीय विकिरण उसके द्वारा जो है आपका तप्त होता है। ओके, आगे है हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले ऊर्जा का अधिकांश स्रोत संग्रहित सौर ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं, है ना? हम जो है ज्यादा ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करते हैं? सौर ऊर्जा से प्राप्त करते हैं। प्रतिनिधित्व यानी करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंततः सूर्य की ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं होता है, यानी कि सूर्य की ऊर्जा से उत्पन्न नहीं होता है? कौन सा? तो देख लेते हैं ऑप्शन। जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है बायोमास, तो आप जानते हैं कि बायोमास जैसे ईख का जो कचरा वगैरह होता है उन सब से लकड़ी वगैरह से प्राप्त करते हैं। तो वो सड़ेगा, सूर्य की प्रकाश पड़ेगी नहीं तो प्राप्त होगा नहीं। तो ये तो सूर्य से प्राप्त होता है। नाभिकीय ऊर्जा जो है सूर्य की किरणें से प्राप्त नहीं, मतलब उनकी प्रकाश की ऊर्जा की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये हो जाएगा। उसके बाद पवन ऊर्जा तो है ही सूर्य का। भूतापीय ऊर्जा भी ध्यान रखिएगा, ये भी आपका सूर्य से नहीं उत्पन्न होता है। तो इसका बी एन सी हो जाएगा। भूतापीय ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो पृथ्वी जो है क्या है, जो पदार्थ का चौथा स्टेज होता है प्लाज्मा। तो पूरी तरीके से ये पूरा गर्म रहती है और प्लाज्मा के फॉर्म में जो है नीचे है मैग्मा फॉर्म है, सॉरी प्लाज्मा नहीं मैग्मा, है ना? मैग्मा के फॉर्म में है। तो इसी के तप्त से जो है आपका पृथ्वी जो है तप्त होती है। तो उससे हम भूतापीय ऊर्जा प्राप्त करते हैं, जैसा कि लिखा हुआ है भूतापीय। अच्छा, भूतापीय के लिए 2 जो है भारत में प्रसिद्ध है, कौन कौन? तो एक हिमाचल प्रदेश का और एक आपका और लद्दाख का, है ना? एक आपका कहाँ का है? लद्दाख का। तो हिमाचल प्रदेश का कौन सा है? पार्वती घाटी, याद रखिएगा, कुल्लू जिला में है ये पार्वती घाटी। और आपका लद्दाख में कौन सा है? तो पुंगा घाटी, है ना? याद रखिएगा। ये किसके लिए जाने जाते हैं? भूतापीय ऊर्जा
यहाँ पे जो है प्राप्त किया जाता है। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है, सुमेलित करें। तो जैसा कि गुजरात चाय के लिए जाना जाता है, क्या नहीं जाना जाता, असम जाना जाता है ज़्यादा। उत्तर प्रदेश जूट के लिए नहीं जाना जाता, ये गेहूं के लिए जाना जाता है, गेहूं गन्ना इन सब के लिए। केरल जो है रबड़ के लिए जाना जाता है, सबसे ज़्यादा जो रबड़ है कहाँ उपयोग किया जाता है, उत्पादित किया जाता है, केरल में। असम किसके लिए, चाय के लिए जाना जाता है, तो असम चाय के लिए, उत्तर प्रदेश गेहूं के लिए, और गुजरात मूंगफली वगैरह इन सब के लिए जाना जाता है। चलिए आगे है, कथन है और अभिकथन है, देख लेते हैं कारण वगैरह सही है कि नहीं। तो भूमध्य सागरीय जलवायु के क्षेत्रों में वर्षा शीत ऋतु में होती है, तो यहाँ पे वर्षा तो हमेशा होती रहती है, लेकिन शीत ऋतु में ज़्यादा वर्षा होती है, तो ये सही हो जाएगा। गर्मियों में ये क्षेत्र शुष्क स्थलीय हवाओं के प्रभाव में रहते हैं, तो ये भी आपका जो है सही है इसका कारण। ओके, तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा आपको ए और आर जो है दोनों सही है, और व्याख्या भी करते हैं, तो देख लीजिएगा कहीं कहीं इसका आंसर मिलेगा कि व्याख्या नहीं करते हैं, ठीक है, तो आपको इसको क्रॉस चेक कर लेना है। चलिए आगे देखते हैं, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार ने डॉल्फिन डे मनाने की घोषणा की जा मतलब जी घोषणा की है, जो मनाया जाएगा कितने तारीख को, तो 5 अक्टूबर को हम आपका डॉल्फिन डे मनाएंगे। अगला है, प्रकृति में निम्नलिखित में से किस जीवन का या किन जीवों के मृदा विहीन सतह पर जीवित पाए जाने की सर्वाधिक संभावनाएं हैं, तो ये लाइकेन हो जाएगा और आपका मास हो जाएगा, ठीक है, ये दोनों हो जाएंगे, तो इसका आंसर होगा 2 एंड 3। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित प्राणियों पर विचार करना है और बताना है कि इसमें से, जैसा कि है आपके सामने, कि उपयुक्त में से कौन सा ऐसा जीव परभक्षियों द्वारा पकड़े जाने की संभावना को कम करने के लिए स्वयं को वो लपेटकर अपने सुभेद अंगों की रक्षा करता है, तो ये कौन हो जाएगा, जैसे कि जाहक हेजहांग और आपका व्रज सल्क पैंगोलिन हो जाएगा। ये मरकट वगैरह में जैसे गिलहरी वगैरह आते हैं, तो ये नहीं होगा, है ना, तो 1 और 3 आंसर हो जाएगा इसका डी। चलिए अगला देखते हैं, वनों पर न्यूयॉर्क घोषणा यानी कि न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑफ ऑन फॉरेस्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं बताने हैं, तो देख लेते हैं, जैसा कि दिया है 2014 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन में पहली बार इसका समर्थन किया गया था, तो ये सही है। इसमें वनों के ह्रास को रोकने के लिए एक वैश्विक समय रेखा का निर्धारण किया गया, तो ये भी सही है। यह वैध रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय घोषणा है, तो मैक्सिमम जो आपके सारे अंतर्राष्ट्रीय घोषणा होते हैं वो सभी देशों पे जो है बाध्यकारी नहीं होता है, सलाहकारी होता है, तो ये गलत हो जाएगा ना। उसके बाद है, यह सरकारों, बड़ी कंपनियों और देशीय समुदायों द्वारा समर्थित है, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पूछा गया था सही कूट बताना था, तो आपका बाध्यकारी वाला नहीं होगा, तो 1 2 3 5। अच्छा 5 एक और है कि भारत इसके प्रारंभ के समय हस्ताक्षरकर्ताओं में से एक था, तो प्रारंभ में ये शामिल नहीं हुआ था, बाद में शामिल हुआ था, तो 1 2 3 इसका आंसर हो जाएगा। सॉरी, चौथा तो सही था ना, चौथा सही, दूसरा सही, पहला सही, तीसरा गलत, पांचवा गलत, यानी कि 1 2 4 आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, यूएनईपी द्वारा समर्थित कॉमन कार्बन मैट्रिक को किस लिए विकसित किया गया था, तो कॉमन कार्बन मैट्रिक जो है यूएनईपी के द्वारा किया गया था विकसित, ये क्या है, तो ये संपूर्ण विश्व के निर्माण कार्यों में कार्बन के पद चिन्ह आकलन करने के लिए किया गया था, तो संपूर्ण विश्व में निर्माण कार्यों के कार्बन पद चिन्ह को आकलन करने के लिए कॉमन कार्बन मैट्रिक यूएनईपी के द्वारा विकसित किया गया था। चलिए अगला है, अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत के संदर्भ में हल्बी, हो और कोई पद किससे संबंधित है, तो ये जनजातियां भी हैं और ये जनजातीय भाषाएं भी हैं, ठीक है, जैसे हल्बी बैगा की उपजाति है ना। चलिए अगला है, राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकारियों की मान्यता अधिनियम 2006 प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कौन सा मंत्रालय जो है केंद्रक यानी कि नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है, ये तो ये हो जाएगा जनजातीय कार्य मंत्रालय। चलिए अगला है, सवाना की वनस्पति में बिखरे हुए छोटे वृक्षों के साथ घास के मैदान होते हैं, किंतु विस्तृत क्षेत्रों में कोई वृक्ष नहीं होते। ऐसे क्षेत्रों में वन विकास सामान्यतः एक या एकाधिक या कुछ परिस्थितियों के संयोजन के द्वारा नियंत्रित होते हैं। ऐसी परिस्थितियां जो है निम्नलिखित में से कौन सी है, जैसे कि इतना सारा दिया गया है ना, ये डिटेल्स किसके हैं ये पूछा जा रहा है, तो इसमें देखिए हो जाएगा आपको, जैसे कि दिया है अग्नि, ये हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे आप मौसमी वर्षा और आपका मृदा के गुण, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपको 2 3 4।
2 3 4। अच्छा, इसका आंसर देखिए दिया गया था 2 3 4, यानी कि अग्नि हो जाएगा और आपका मौसमी वर्षा और चरने वाले तृणभक्षी प्राणी हॉर्बीवोरस। ये जो जंगल है उसके बारे में बताना था। अगला है, पृथ्वी ग्रह पर जल के संदर्भ में निम्नलिखित में विचार कीजिए। तो जैसा कि दिया है, नदियों और झीलों में जल की मात्रा भूजल की मात्रा से अधिक है क्या? तो नदियों और झीलों में नहीं, हिम नदों में ज़्यादा है, ठीक है, भूजल की मात्रा से। तो ये गलत हो जाएगा। और दूसरा दिया है कि ध्रुवीय हिम छद और हिम नदों में जल की मात्रा भूजल की मात्रा से अधिक है, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। वैसे भी एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे थे, तो एक सही हुआ तो एक तो गलत हो ही जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपको 1 और 2 दोनों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। जैसे कि दिया है, मोरिंगा सहजन वृक्ष एक फलीदार सदापर्णी वृक्ष है क्या? तो सदापर्णी नहीं है, यह पर्णपाती वृक्ष है, ठीक है। उसके बाद दिया है, इमली का पेड़ दक्षिण एशिया का स्थानिक वृक्ष है। तो ये दक्षिण एशिया का नहीं, अफ्रीका का स्थानिक वृक्ष है आपका इमली। ओके, भारत में अधिकांश इमली लघु वनो उत्पाद के रूप में संग्रहित की जाती है। तो भारत में इमली को किस में डाला गया है? तो लघु वन में डाला गया है। ओके, भारत इमली और मोरिंग के बीज के निर्यात करता है, तो ये भी सही है। 3 भी सही है, 4 भी सही है। और मोरिंगा और इमली के बीजों का जो है उपयोग जैव ईंधन में के उत्पादन में किया जा सकता है, तो ये भी सही है। तो ध्यान रखिएगा, ये वाला क्वेश्चन जो है ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मोरिंगा और इमली के बीजों का उपयोग जैव ईंधन उत्पादक में किया जा सकता है या नहीं। तो हो जाएगा, है ना, 3 4 5 आपके इसमें क्या है? सही है। ये हो गया। चलिए अगला है, भारत में काली कपास मृदा की रचना निम्नलिखित में से किसके अपक्षय से हुई है? तो ये बिदरी, फिशर या ज्वालामुखी चट्टान से होता है काली कपास, यानी काली मृदा का जो है उसको कपासी मृदा भी कहते हैं, या रेगुर मृदा मृदा भी कहते हैं, स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहते हैं उसको, है ना। कहाँ पाई जाती है ज़्यादा? तो आपका महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, इसमें पाई जाती है। ताड़ के तेल के बारे में बताना है, जो पाम ऑयल के संदर्भ में। कथनों पर विचार करिए और बताएं कौन सा कथन जो है आपका सही है। तो जैसे ताड़ का तेल वृक्ष दक्षिण पूर्व एशिया में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, तो दक्षिण पूर्व एशिया में नहीं, अफ्रीका में पाया जाता है ये आपको प्राकृतिक रूप से। ताड़ तेल लिपस्टिक, इत्र बनाने में कुछ उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में भी उपयोग किया जाता है, तो ये सही है। ताड़ तेल का उपयोग जैव डीजल के लिए भी जो है उत्पादन करने में किया जा सकता है, तो ये भी सही है आपका। ओके, तो इसका क्या है? 2 और 3 सही है। अगला प्रश्न है, सिंधु नदी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित 4 नदियों में से 3 नदियां इनमें से किसी एक नदी से मिलती है, जो सीधे सिंधु नदी से मिलती है। निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है? तो जो सीधे आपका सिंधु नदी से आके मिलेगी वो सतलज हो जाएगी, है ना। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? सतलज। चलिए अगला है, अच्छा, सिंधु समझौता के बारे में पढ़ लीजिएगा क्योंकि अभी प्रश्न पूछे गए थे उससे। भारत के संदर्भ में डिडवाना, कुचामन, सरगोल और खाटू किन के नाम है? तो ये सब राजस्थान में देखने को मिलेगा आपको। जैसे डिडवाना लवणीय झील है, खाटू तो श्याम जी वहाँ पे प्रसिद्ध हैं, लवण झील हो जाएगा ये। अगला है, निम्नलिखित नदियों पर विचार करें और बताएं कि कौन सी नदी जो है पूर्वी घाट से निकलती है। तो पूर्वी घाट से निकलने वाली नदियां जैसे नगावली हो गई, वंशधारा हो जाएगी। स्वर्ण रेखा तो आपको झारखंड से निकलती है, ये नहीं होंगे, तो 1 और 3 नहीं होगा, तो 2 और 4 इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल जो है न्यूनतम दक्ष लिस्ट वाटर एफिशिएंसी फसल है, यानी कि कम से कम उसको उतना वाटर तो चाहिए ही। जैसे कि आप देखेंगे 75 से 150 सेंटीमीटर जहाँ बारिश होती है वहाँ पे गन्ना अच्छी खेती होती है, तो ये गन्ना जो है अधिक पानी लेता है इन बाकियों में। चलिए अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि कौन से कथन सही हैं। जैसा कि दिया है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में, है ना, व्यापारिक पवन के प्रभाव के कारण पूर्वी खंडों की तुलना में महासागरों के जो पश्चिमी खंड होते हैं ना, वो अधिक उष्ण होते हैं, तो ये सही है। शीतोष्ण क्षेत्र में पश्चिमी पवन पश्चिमी खंडों की तुलना में महासागरों के पूर्वी खंडों को अधिक उष्ण बनाती है, तो ये भी आपका सही है। यानी कि दोनों जो हैं आपके सही दिए गए हैं स्टेटमेंट। अगला है, जलवायु अनुकूल कृषि क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के लिए भारत की तैयारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो भारत में जो है जलवायु स्मार्ट ग्राम, क्लाइमेट स्मार्ट विलेज मतलब दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान कार्यक्रम
जलवायु परिवर्तन कृषि एवं खाद्य सुरक्षा द्वारा संचालित परियोजना का एक भाग है। तो ये सही है आपका, है ना। अगला स्टेटमेंट था कि CCASS परियोजना अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान हेतु परामर्श दात्री समूह CGIAR के अधीन संचालित किया जाता है, जिसका मुख्यालय फ्रांस में है। तो ये भी सही है। ओके, इसका अगला स्टेटमेंट देखते हैं। भारत में स्थित अंतर्राष्ट्रीय अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान जो है CGIAR के अनुसंधान केंद्रों में से एक है। तो ये भी सही है आपका, ठीक है। तो ये तीनों जो है आपके सही स्टेटमेंट दिए गए हैं। चलिए अगला है पत्ती कूड़ा, जो लीफ लिटर होते हैं, किसी अन्य जीवों बायोम जिसे कहते हैं की तुलना में तेजी से विघटित हो जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप मिट्टी की सतह प्रायः अनावृत होती है। पेड़ों के अतिरिक्त वन में विविध प्रकार के पौधे होते हैं जो आरोहण के द्वारा अधिपादप एपीफाइट के रूप में पनप कर पेड़ों के शीर्ष तक पहुंचकर प्रत्यस्थ होते हैं और पेड़ों की ऊपरी शाखाओं में जड़ें जमाते हैं। यह किसका सबसे सटीक विवरण है? तो ये सबसे जो है सटीक विवरण हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वर्षावन का, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अभी जो है झील दिए गए हैं और देश दिए गए हैं, इनके मिलान करनी है। तो जैसे कि दिया है बालखस, तो बालखस कहाँ पे है आपका? कजाखस्तान जो है दिया ही है सामने में, और बलखास भी दिया ही है, तो ये सामने हो जाएगा। टीटिका का कहाँ पे है? तो बोलीविया पेरू में है, मतलब दोनों की सीमा पे लगता है। ईरी कहाँ है? तो यूएसए और कनाडा में, जो पंचनुमा झीलें हैं जैसे ओंटोरियो, आपका ईरी, मिशिगन, ये सब तो यूएसए और कनाडा पे है। बैकाल कहाँ पे है? तो साइबेरिया में है। ये गलत हो जाएगा आपका, तो इसका डी गलत दिया हुआ है ना। अच्छा, मिशिगन जो है ना, पंचनुमा जो 5 झीलें हैं यूएसए और कनाडा के सीमा पे, उसमें मिशिगन जो देखेंगे वो पूरी तरीके से किसमें है? यूएसए में स्थित है, ठीक है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो जैसा कि डेट्रॉइट ऑटोमोबाइल हमने देखा ही था पिछले सेट में भी, ये हो जाएगा। गोरनाया सोरिया जो है सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध नहीं है। बाकी अंसान लोहा इस्पात, योकोहोमा याद रखिएगा, ये जल पोत निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ये सही है। अगला है, दोदा बेटा चोटी कहाँ स्थित है? तो नीलगिरी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी जो है कौन सी है? दोदा बेटा है। कितनी हाइट है? तो 2637 है मीटर। और आपका अनाई मुड़ी जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, इसकी हाइट क्या है? तो 2695 मीटर। चलिए आगे देखते हैं। सतपुड़ा की तो धूपगढ़ है चोटी सबसे ऊंची, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ती है, 1350। ओके, अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कौन से कथन जो है आपके सही है। तो जैसे यूनिसेफ के द्वारा 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस घोषित किया गया था क्या? तो 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस बनाया जाता है, लेकिन यूनिसेफ हो जाएगा यहाँ पे। यूनिसेफ नहीं, यूनेस्को होगा, है ना, यूनेस्को। ओके, और इसके बाद दिया गया है, पाकिस्तान की संविधान सभा में यह मांग रखी गई कि राष्ट्रभाषाओं में बांग्ला को भी सम्मिलित किया जाए। तो ये सही है आपका। तो यानी कि इसका जो है कथन हो जाएगा आपको केवल 2 सही है। ये गलत है क्योंकि यूनिसेफ नहीं, यूनेस्को होगा वहाँ पे। अगला देखते हैं क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है? तो अगर धन का केंद्रीकरण होगा तो आपका जो है वितरण सही से नहीं हो पाएगा। ये किस में निर्देशित किया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो है आपका शायद 39C में दिया गया है, इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा। उसमें दिया गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंदर, जैसे नीति निर्देशक तत्व कहाँ से कहाँ सकता है? 35 to 51 तक है ना। 36 to 51 है, 35 नहीं होगा, है ना। 36 to 51 है, तो उसके अंतर्गत आप देखेंगे ये वाला चीज जो है मेंशन किया गया है। अगला है, भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है? तो इसका देखेंगे, जो ये पहले क्या था, मूल संविधान में इसको जो है आपका 19F में था शायद, है ना। 19F में जो है आपका संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार माना गया था, तब हमारा मौलिक अधिकार 7 हुआ करता था। लेकिन क्या हुआ, 44वां संविधान संशोधन 1978 आया, उसमें क्या किया गया, इसको रिमूव कर दिया गया और डायरेक्ट इसको उठा के 300A में डाल दिया गया, और इसको जो है उस समय घोषित किया गया विधिक अधिकार होगा जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त होगा, ठीक है। तो भारत में संपत्ति के अधिकार की बात ये की गई है। चलिए अगला देखते हैं। 26 जनवरी 1950 को भारत वास्तविक सांविधिक स्थिति क्या थी? तो 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ था, तो उस समय देखेंगे पंथ निरपेक्ष शब्द नहीं था, क्योंकि ये 42वें शब्द, जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, उसके तहत ऐड किया गया था समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। तो पंथ निरपेक्ष, अखंडता और समाजवादी जहाँ दिखेगा वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें बचेगा कौन? ये बच जाएगा आपको संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य था उस समय।
अगला है सांविधिक सरकार का आशय क्या होता है? तो सांविधिक सरकार और एक संवैधानिक जो होता है वो सरकार होती है। तो संविधान के अनुसार चलेगा, है ना। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? जैसे दिया पहला, किसी राष्ट्र की परिसंघीय संरचना वाली एक प्रतिनिधि सरकार, तो ये नहीं होगा। ये सबसे सटीक हो जाएगा आपको, कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो। ओके, चलिए अगला देखते हैं। अगला स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है कि कौन सा सही है। जैसे कि दिया है, भारत रत्न पद्म पुरस्कारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, बताने कौन से सही है। तो देखते हैं, भारत रत्न और पद्म पुरस्कार भारत के संविधान के 18 जो है आपका ए के तहत आता है क्या? तो बिल्कुल सही है। उपाधियों का अंत जो है 18 अनुच्छेद जो है उसमें प्रावधान दिए गए हैं। वर्ष 1954 में प्रारंभ किए गए पद्म पुरस्कार को केवल एक बार निलंबित किया गया था, तो ये भी सही है ना। भारत रत्न 1954 में ही स्टार्ट हुआ था। किसी वर्ष विशेष में भारत रत्न पुरस्कारों की अधिकतम संख्या 5 तक सीमित है, तो ये भी सही है आपका, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि कौन से कथन जो है आपके सही है। तो देख लेते हैं, जैसा कि दिया है, शहर का अधिकार एक समस्त मानव अधिकार है तथा इस संबंध में संयुक्त राष्ट्र हैबिटेट यूएनए हैबिटेट जो है प्रत्येक देश द्वारा की गई प्रतिबद्धताओं को मॉनिटर करता है, तो ये गलत हो जाएगा, प्रत्येक देश द्वारा नहीं होगा। चलिए अगला है, शहर का अधिकार शहर के प्रत्येक निवासी को शहर में सार्वजनिक स्थानों को वापस लेने एवं सार्वजनिक सहभागिता का अधिकार देता है, तो ये सही है। अगला है कि शहर का अधिकार से आशय है यह है कि राज्य शहर की अनाधिकृत वस्तियों को किसी भी लोक सेवा अथवा सुविधा से वंचित नहीं कर सकता, तो ये भी आपका सही दिया हुआ है। तो आपको इसमें क्या देखना है कि शहर का अधिकार होता क्या है, ठीक है। तो इसका आंसर है डी। अगला है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि जैसा कि दिया है, न्यायिक हिरासत का अर्थ है कि अभियुक्त संबंधित मजिस्ट्रेट की हिरासत में है और ऐसी अभियुक्त को पुलिस स्टेशन के हवालात में रखा जाता है, ना कि जेल में, ऐसा बताना है। तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा? न्यायिक हिरासत में नहीं रखा जाता है। तो देखिए, इसका जो है ना आपका न्यायिक हिरासत का अर्थ कि अभिव्यक्ति संबंधित मजिस्ट्रेट के हिरासत में है और ऐसे अभियुक्त को पुलिस स्टेशन के हवालात में नहीं, यहाँ पे जेल हो जाएगा, तो ये सही रहता, इसलिए ये गलत है। ओके, बाकी स्टेटमेंट ऊपर जो दिया ना वो सही है, बस हवालात की जगह जेल कर दीजिएगा तो सही हो जाएगा। न्यायिक हिरासत के दौरान मामले के प्रभारी पुलिस अधिकारी न्यायालय की अनुमति के बिना संदिग्ध व्यक्ति की पूछताछ नहीं कर सकते। तो पुलिस रिमांड पे आपने देखा ही होगा, कई मूवियों में दिखाया जाता है कि रिमांड पे लेती है तो कोर्ट से क्या करती है, अनुमति लेती है, तो ये सही हो जाएगा, है ना। तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपको, यानी कि केवल 2 जो है आपका सही था। चलिए अगला देखते हैं, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जब एक कैदी पर्याप्त आधार प्रस्तुत करता है तो ऐसे कैदी को पैरोल मना नहीं किया जा सकता, पैरोल मना किया जा सकता है, तो ये गलत हो जाएगा यहीं पे। कैदी को पैरोल पर छोड़ने के लिए राज्य सरकारों के अपने नियम है, तो ये सही है आपका, तो केवल 2 इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कानून को लागू करने के मामले में कोई विधान जो किसी कार्यालय अथवा प्रशासनिक अधिकारी को निर्देशित एवं अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से किसका उल्लंघन करता है? तो ये हो जाएगा विधि के समक्ष समता के अधिकार जो है आपका अनुच्छेद 14 का। ओके, अगला है, भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सी अनिवार्य विशेषता है जो यह दर्शाती है कि उक्सा स्वरूप संघीय है, उसका स्वरूप जो है आपका संघीय है। तो संघीय स्वरूप का कंडीशन क्या होता है कि 2 स्तरीय होना चाहिए, 1 स्तरीय वाला नहीं होता है, कम से कम 2 स्तरीय तो होना ही चाहिए, तो भारत में है ना। अब इसमें जैसे कि देखेंगे आप, कौन सा लिया जा सकता है, जैसे न्यायपालिका की स्वतंत्रता है ना, न्यायपालिका यहाँ पे क्या है, स्वतंत्र रूप से है, तो ये आपका एक संघीय का जो है आपका स्वरूप प्रदर्शित करता है। संघीय का प्रदर्शन करने के लिए बहुत सारे कंडीशंस हैं, उसमें से एक ये हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शब्द का सर्वोत्तम जो है रूप परिभाषित करता है? तो राज्य का जो परिभाषा है वो क्या है? तो व्यक्ति का एक समुदाय जो बिना किसी बाह्य नियंत्रण के एक निश्चित भूभाग में अस्थायी रूप से निवास करता है और जिसकी एक संगठित सरकार है, तो ये संगठित सरकार है, यही राज्य हो जाएगा आपका, यही आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। तो ए आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं,
तो ये तो हमने देख लिया था 70 हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका कि भारत के राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से मतलब विचार करना है कि भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में है ये बात, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा उच्च न्यायालय से सेवानिवृत्त किसी भी न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर बैठने और कार्य करने हेतु बुलाया जा सकता है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, आपको सही हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये तो बुलाया ही जाता है। एडहॉक जो आपका अतिरिक्त जो चुन के लाए जाते हैं, लेकिन लास्ट जो डिसीजन सुनाया जाता है ना, उसमें नहीं होते हैं ये। ओके, तो ये सही हो जाएगा 70 का एक। उसके बाद दिया है भारत के किसी भी उच्च न्यायालय को अपने निर्णय के किसी भी उच्च न्यायालय, यहाँ पे हाई कोर्ट दिया है, जबकि पुनरावलोकन का जो आपका आर्टिकल है 137 वो किसको देता है, वो देता है सुप्रीम कोर्ट को। तो ये यहीं पे गलत हो जाएगा, है ना। तो दूसरा क्या है, गलत है। और ये वाला जो कार्य है ना, आप इसको 28 आर्टिकल है ना, उसको जरा सा आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए, केवल दो सही है। ये पुनरावलोकन जो होता है ना, वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है 137 आर्टिकल के तहत। 129 में क्या है, अभिलेख है। चलिए अगला देखते हैं। भारत संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देख लेते हैं, जैसे कि पहला स्टेटमेंट है, भारत में केवल एक नागरिक और एक ही अधिवास है। एक नागरिक और केवल एक ही अधिवास है, तो ये आपका क्या हो जाएगा। इसके बाद यह है, जो व्यक्ति जन्म से नागरिक हो केवल वही राष्ट्र, ये तो बिल्कुल गलत है ना। जिस विदेशी को एक बार नागरिकता दे दी गई है, किसी भी परिस्थिति में उसे वंचित नहीं किया जा सकता। तो ये भी गलत है, जब वहाँ पे वो चले जाते हैं अपनी स्वेच्छा से वो त्याग भी सकते हैं, या कुछ साल हो जाता है तब भी उनको जो है, अगर वो दूसरे देश का ले लेंगे नागरिकता, तो यहाँ पे क्या किया जाता है, मतलब कि रद्द कर दिया जाता है। तो ये भी बात कंडीशन आती है। हमारे यहाँ एकल नागरिकता है, तो एकल नागरिकता का ऊपर वाला हो जाएगा, तो 1 जो है आपका बस सही है, ठीक है। अमेरिका में क्या है, दोहरी नागरिकता है, लेकिन हमारे यहाँ एक ही नागरिकता होती है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी उदार लोकतंत्र के में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा का नियम करता है। यानी कि कोई भी एक कारक कौन सा है जो किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियम करता है। तो ये कौन सा हो जाएगा, इसमें आपका निर्वाचित सरकार, है ना। लोकतंत्र की एक आपकी विशेषता है ही। इसके साथ साथ देखेंगे आपका शक्तियों का पृथक्करण, तो शक्तियों का पृथक्करण भी अपनाया जाता है। निर्वाचित सरकार भी है, शक्तियों का केंद्रीकरण नहीं, ये तो विकेंद्रीकरण होता है। उसके बाद एक प्रतिबद्ध न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका है। इसमें लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम, तो शक्तियों का पृथक्करण हो जाएगा इसमें सब, मतलब सटीक देखा जाए तो इसका डी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। हमने ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय लोकतंत्र को अपनाया, किंतु हमारा उस मॉडल में किस प्रकार से जो है, उस मॉडल से हमारे जो संविधान है किस प्रकार से भिन्न है, ये देखना है। जैसा कि दिया है आपका, जहां तक विधि निर्माण का संबंध है ब्रिटिश संसद सर्वोपरि है अथवा संप्रभु है, किंतु भारत में संसद की विधि निर्माण की शक्ति है, परंतु क्या है, परिसीमित है। जैसे आर्टिकल 30 देखें, 3 आपका 13 देखेंगे आर्टिकल, उसमें क्या है, सुप्रीम कोर्ट जो है इनको शून्य भी घोषित कर सकती है अगर उसको लगता है कि ये नियम जो है लाए गए हैं वो मौलिक अधिकारों को या मूल ढांचा को जो है डिस्ट्रॉय कर रही है। तो क्या करेगा वो सुप्रीम कोर्ट, इसके आर्टिकल 13 के तहत वो उसको शून्य भी घोषित कर सकता है। तो हमारा जो संविधान, संसद जो है सर्वोच्च विधि बनाने की निकाय है, वो परिसीमित होता है, उसमें लिमिटेशंस लगे हैं, तो ये सही हो जाएगा। लेकिन आपका ब्रिटेन है, वहाँ पे लिमिटेशंस नहीं है, तो ये आपका, इसलिए ये दोनों मतलब ये डिफरेंस जो है देखने को मिल जाता है भारत की और ब्रिटेन के संविधान में। तो चलिए पहला सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। भारत में संसद के किसी अधिनियम के संशोधन की संवैधानिकता से संबंधित मामले उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान पीठ को भेजे जाते हैं। संसद के किसी उच्चतम न्यायालय के द्वारा संविधान पीठ को भेजे जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे जो है ना, इस पे भारत की संसद के किसी अधिनियम के संशोधन की संवैधानिकता की भेजी जाती है, तो ये भी सही होगा क्योंकि हम लोग सुप्रीम कोर्ट को देखे ही जब आर्टिकल 13 है, तो दोनों सही हो जाएगा। ओके, इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा वैसे एक बार। चलिए इसका आंसर हम लगाएंगे 2, मतलब कि ए और 2 दोनों सही है। अगला है, संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि कौन सा कथन जो है आपका सही है। तो चलिए देख लेते हैं। जैसा कि दिया है, एन गोपालास्वामी आयंकर समिति ने सुझाव दिया कि किसी मंत्री किसी सचिव को प्रशासनिक सुधार करने और उसे बढ़ावा देने के लिए
पूर्णतः नामित किया जाना चाहिए, तो पूर्णतः नामित किया जाना चाहिए, है ना, ये गलत हो जाएगा। 1950 की ये बात है। अगला देखेंगे, प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 की संस्तुति के आधार पर वर्ष 1970 में कार्मिक विभाग का गठन किया गया और इसे प्रधानमंत्री के प्रभाव के अधीन रखा गया। तो ये आपका सही दिया हुआ है, ठीक है। चलिए इसका आंसर पूछा गया सही कौन सा होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। चलिए अगला प्रश्न, यहाँ पे एक और प्रश्न था, जैसा कि दिया है गया भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर निजता का अधिकार जो है शामिल किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, निजता का अधिकार जो है ना आपका अनुच्छेद 21 में आ जाता है। ये कब आया था, तो जैसे पुट्टू स्वामी जो केस था ना, उन 2017 का, उसके समय से आया था ये। ओके, चलिए अगला देखते हैं। बाकी जो अनुच्छेद दिए गए थे तो वो तो अलग है, डिफरेंट है। चलिए अगला है 76 नंबर, भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है जो प्रत्याशियों को किसी एक लोकसभा चुनाव में 3 निर्वाचन क्षेत्र से लड़ने से रोक सकता है। तो प्रावधान है सिर्फ 2 से है जो आपका देता है, अलाउ करता है, तो ये गलत हो जाएगा आपका पहला। अगला दिया है 1991 में लोकसभा चुनाव में श्रीदेवी लाल ने 3 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जो है आपका लड़ी थी, तो ये सही है आपका, इस समय ऐसा हुआ था। इसके बाद देखेंगे कि वर्तमान नियमों के अनुसार यदि कोई प्रत्याशी किसी एक लोकसभा चुनाव में कई निर्वाचित क्षेत्रों से चुनाव लड़ता है तो उसकी पार्टी को उन निर्वाचन क्षेत्र के उपचुनावों का खर्च उठाना चाहिए जिन्हें उसने खाली किया है, बशर्ते सभी निर्वाचित क्षेत्र। ये वाला देखिए गलत दिया हुआ है, इस स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर सिर्फ जो सही पूछा गया है तो केवल 2 सही हो जाएगा, ये वाला नाम याद रखिएगा, श्रीदेवी। अगला है, भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति का सही क्रम क्या है। तो इसमें HL दत्तू हो जाएंगे आपके, इसके बाद TR ठाकुर और जगदीश सिंह शेखर, इनका जो है आपका कार्यकाल सही दिया हुआ है। अच्छा अभी कौन से हैं, तो 52 नंबर पे हैं आपके गवई, है ना, रामकृष्ण गवई, तो ये भी ध्यान रखिएगा। उसके साथ इन्होंने किसका सीट लिया है, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, संजीव खन्ना थे ना, है ना, संजीव खन्ना। चलिए अगला है, राज्य विधान परिषद के उत्साधन के लिए राज्य विधानसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 169 की बात की जा रही है के अंतर्गत स्वीकृत संकल्प के बारे में निम्नांकित में से कौन सा कथन जो है आपका सही है। तो इसका जो है सही हो जाएगा डी आपको, इसको जूम कर देती हूँ मैं। केंद्र सरकार पर कोई बाध्यता और अध्यादेश, इसका आंसर देखिए ये होना चाहिए, सही ये होगा, केंद्र सरकार पर कोई बाध्यता अधोरोपित नहीं करता है कि वह संसद में विधि निर्माण हेतु कार्यवाही करे। ये 169 दिया गया था ना, उस आर्टिकल के तहत यही होगा, बी आंसर होगा इसका। छोटा कर देती हूँ, आप देख लीजिएगा एक बार। ओके, इस क्वेश्चन का आंसर है बी। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, कथन दिए गए हैं और आपके कारण दिए गए हैं, देख लेते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कर्तव्य न केवल व्यय की वैधता सुनिश्चित करना है अपितु औचित्य भी, तो ये आपका सही है। उसके बाद यह है, उसे वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में संविधान और संसद के कानूनों को बनाए रखना है, तो ये भी सही है। इस वजह से जो है इसको जो है आपका वैधता के साथ साथ सुनिश्चित भी करना होता है, औचित्य भी है इसका, तो ये क्या हो जाएगा आपका, दोनों है, मतलब कारण भी व्याख्या कर रहा है और सही भी है। अगला है, I2U2 जो है ग्रुपिंग का सदस्य नहीं है, तो ये कौन सा नहीं हो जाएगा, इसमें ईरान नहीं होगा, इजराइल है इसे, ठीक है। एक तो हो गया भारत, एक हो गया इजराइल, एक हो गया संयुक्त अरब अमीरात, और दूसरा यू जो है उससे USA है, अमेरिका। चलिए अगला देखते हैं। भारत में नियोजित एवं अनियत मजदूरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं जो ये कौन सा कथन जो है इसमें सही दिया गया है। तो चलिए देख लेते हैं। जैसा कि दिया है सभी मजदूर, तो ये सभी दिया है, ऐसे ही यहाँ से जो है आपको गलत हो जाएगा कि सभी मजदूर कर्मचारी भविष्य निधि सुरक्षा के हकदार हैं, तो गलत है ये। सभी अनियत मजदूर नियमित कार्य समय एवं समयोपरि भुगतान के हकदार होते हैं, तो ये सही है। सरकार अधिसूचना के द्वारा विनिर्दिष्ट कर सकती है कि कोई प्रतिष्ठान या उद्योग केवल अपने बैंक खातों के माध्यम से मजदूरी भुगतान करेगा, तो ये भी सही है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 2 और 3 सही दिए गए हैं। स्टेटमेंट मैं जूम कर देती हूँ, अगर देखना हो तो देख सकते हैं। चलिए अगला है,
आर्थिक मंदी के समय निम्नलिखित में से कौन सा कदम जो है उठाए जाने पे सर्वाधिक संभावना होती है? तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा कि जैसे चल रही हो आर्थिक मंदी, तो उस समय जो है इसमें से देखा जाए तो सार्वजनिक परियोजनाओं पर व्यय में वृद्धि करना, ये हो जाएगा। अगला है, भारत में शहरी सरकारी बैंकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं कौन सा कथन जो है आपका सही है। तो देख लेते हैं, जैसा कि दिया है, राज्य सरकारों द्वारा स्थापित स्थानीय मंडलों द्वारा उनका पर्यवेक्षण एवं विनियमन किया जाता है। तो ये आपका जो है गलत दिया हुआ है, क्योंकि सहकारी समितियों के द्वारा ही किया जाता है ये। ओके, वे इक्विटी शेयर और अब अधिमान शेयर जारी कर सकते हैं, तो सही है। उन्हें वर्ष 1966 में एक संशोधन द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 के कार्य क्षेत्र में लाया गया था, तो ये भी सही है ना। दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही है, पहला गलत था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 2 और 3 सही है। चलिए अगला देखते हैं। दिया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं कौन सा कथन जो है आपका सही है। तो जैसा कि पहला स्टेटमेंट है आपका कि विदेशी बाजारों में घरेलू निर्यातों की प्रतिस्पर्धात्मक को बढ़ाता है। तो विदेशी बाजारों में घरेलू जो निर्यात है तो वो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, तो ये सही हो जाएगा। उसके बाद घरेलू मुद्रा के विदेशी मूल्य को बढ़ाता है, तो ये गलत हो जाएगा। और व्यापार संतुलन में सुधार लाता है, व्यापार संतुलन में सुधार लाता है, तो ये तो होना ही चाहिए, है ना। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग थोड़ा सा सही से देख लीजिएगा, जैसे कि दिया है अच्छा मुद्रा अवमूल्यन में हो जाएगा, तो ये भी गलत है। दूसरा और तीसरा गलत है, पहला सही है आपका। फिर भी इसको एक बार क्रॉस चेक जरूर कीजिएगा, केवल एक आंसर हो जाएगा। अगला है, भारत में काले धन के सृजन के निम्नलिखित प्रभाव में कौन सा भारत सरकार की चिंता का प्रमुख कारण है? तो इसमें देखेंगे आप, हो जाएगा आपका जैसे कि कर अपवंचन के कारण राजकोषीय राजस्व में हानि। तो काले धन किसको कहते हैं? जिस पर टैक्स नहीं पे किया जाता है, छुपा के मनी को रख लिया जाता है, तो इससे क्या होगा? राजस्व की हानि होती है राजकोष में। तो डी आंसर हो गया था उसका। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अपने प्रभाव में सर्वाधिक मुद्रास्फीति कारक हो सकता है? तो ये बजट घाटे के वित्तीयन के लिए नई मुद्रा का सृजन करना, ठीक है। बजट घाटे के वित्तीयन के लिए नई मुद्रा का सृजन करना मुद्रास्फीति कारक हो सकता है सर्वाधिक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था में औद्योगिक क्रियाओं का मापक है, इसमें क्या सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो गैस एवं जलापूर्ति जो है शामिल नहीं किया जाता है। अगला है, बाजार मूल्यों पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है, तो ये कौन सा हो जाएगा आपका? इसमें हो जाएगा बाजार मूल्यों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्यह्रास, है ना। जीएनपी निकालना था ना। चलिए ये सही है आपका, सी। अगला है, राष्ट्रीय आय लेखांकन में आधार वर्ष का अर्थ क्या होता है? तो जब भी आप सुनते होंगे आधार वर्ष 2011-12, तो इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है जिस वर्ष की कीमतों का उपयोग वास्तविक जीडीपी की गणना के लिए किया जाता है। इसका आंसर है सी। लघु और सीमांत किसानों को पेंशन के उद्देश्य से प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना कब शुरू की गई थी? तो ये कब किया गया था? 12 सितंबर 2019 को किसान मानधन योजना शुरू की गई थी, ठीक है। अच्छा, अभी बहुत फेमस हो रहा है पीएम धन धान्य योजना जो है, उससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा 2025 में स्टार्ट किया गया मोदी जी के द्वारा। इसमें लक्ष्य जो है रखा गया है कि कम जहाँ उत्पादक हो मतलब कि 100 ऐसे जिलों को देखा जाएगा जहाँ कम उत्पादकता है, तो उनको जो है प्रोत्साहित किया जाएगा, ठीक है। इससे लगभग जो है आपके 1.7 करोड़ किसान जो है फायदे में आएंगे, मतलब लाभ मिल पाएगा उनको, ठीक है। कौन सा? तो पीएम धन धान्य कृषि योजना, 100 जिले, ये भी याद रखिएगा। अगला है, 1 अप्रैल 2020 को भारत सरकार द्वारा शुरू की गई अटल भूजल स्कीम में सहायता उपलब्ध कराने वाली संस्था कौन सी है? तो विश्व बैंक है ये। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी है? तो इसमें से कौन सा हो जाएगा आपको? ये हो जाएगा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, है ना, ए ही हो जाएगा आंसर। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी पारंपरिक यानी कि प्राचीन सिंचाई पद्धति नहीं है? तो जैसे ड्रिप प्रणाली है, ये नई पद्धति है ना, तो यही आंसर हो जाएगा। खंदक, चेन पंप और रहट प्रणाली जो है, जैसे अभी राजस्थान में अभी रहट अभी भी चलता है वैसे तो ये क्या है? पारंपरिक सिंचाई पद्धतियां हैं।
और पूछा था नहीं तो ड्रिप हो जाएगा। जनसंख्या में परिवर्तन के 3 प्रमुख कारक क्या हो सकते हैं? तो ये हो जाएगा आपको जैसे कि जन्म, मृत्यु एवं प्रवास। बी आंसर हो गया। अगला है निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद के मौसम में की जा सकती है? तो ये तो सभी हो जाएगा, जैसे खरबूजा, तरबूजा, खीरा, ककड़ी, ये सब जो है आपके किस में आते हैं? जायद की खेती में आते हैं। रबी और खरीफ की फसल के बीच में इसको उत्पादित किया जाता है। अब यहाँ से देखिए मैथ्स के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं और फिर जीके आएगा, तो जितना मैथ्स का क्वेश्चन है उसका आंसर सिर्फ बता देती हूँ। इसका ए हो जाएगा, आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। इसका हो जाएगा बी, इसका हो जाएगा आपको 16 2/3। अगला है इसका है 94, इसका है आपका 3, इसका हो जाएगा आपको आंसर डी, इसका हो जाएगा आपको x-2, इसका हो जाएगा आपको, स्किप कर दिया कीजिए अगर आपको ये नहीं देखना होता है तो, और आगे जीके के क्वेश्चंस मिलते हैं उसको कीजिए आप, ठीक है। तो ये डी हो जाएगा और इसका आंसर हो जाएगा आपको 60 डिग्री। चलिए यहाँ से कंप्यूटर्स के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। अच्छा, जो हमने ये पीएम धन धान्य योजना जो देखी थी, पीएम धन धान्य योजना, वो डेट भी याद रख सकते हैं क्योंकि डेट भी पूछा जा सकता है। 16 जुलाई 2025 को स्टार्ट हुआ था वो, ठीक है, 16 जुलाई, क्योंकि हो सकता है कि कभी क्वेश्चन पूछ दे। अब देखिए अगला दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक 5G मोबाइल संचार नेटवर्क द्वारा सक्षम की जाती है? तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स बिल्कुल सही है, IoT, एक एज कंप्यूटिंग, नेटवर्क स्लाइसिंग, ये सभी किए जाते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? 5G मोबाइल संचार नेटवर्क के तहत तीनों होंगे। अगला है लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है, मिलान करनी है। ये भी बीपीएससी प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। जैसे कि जूनो दिया है तो ये किसका है? बृहस्पति का है। कैसिनी और शनि, तो ये हो जाएगा आपको 2 इसका। और आपका आर्टेमिस दिया है तो ये किसका है? ये है आपका मानव अंतरिक्ष उड़ान चंद्रमा से मंगल ग्रह तक। और वेडिटास क्या है? तो शुक्र का है। तो ये हो जाएगा आपको 2143, इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला है लीनेन, ये भी बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जैसे लीनेन है तो ये कैसे प्राप्त किया जाता है? तो सन के पौधा से प्राप्त किया जाता है। कॉयर क्या या जटा जो इसको कहते हैं तो वो नारियल का पौधा होता है। और आपका यहाँ दिया है डाउन, तो डाउन जो है ना आपका बतख और गीज के पंख से प्राप्त किए जाते हैं। और मोहायर क्या है? अंगोरा बकरी से प्राप्त किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ए का 2, एक ही में है ही, तो सी आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है आपका कि टेनियासिस एक आंतों का संक्रमण है। टेनियासिस एक आंतों का संक्रमण है जो टेप वर्म की 3 प्रजातियां टेनिया सेलियम, टेनिया संगिनाटा और टेनिया एशियाटिक के कारण होता है। तो ये सही है। जब मस्तिष्क में सिस्ट विकसित हो जाते हैं तो इस स्थिति को न्यूरोस्टिकस नहीं न्यूरोस्टिस कोर्सिस जो है इसको कहा जाता है। तो ये भी सही है आपका। इसका जो है दोनों आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए और 2, मतलब कि 1 और 2 दोनों सही है। चलिए अगला है निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की भाषाएं हैं? तो कोबरा, स्क्विरल, पाइथन, जावा, ये सभी हैं जो है आपका क्या है? कंप्यूटर की भाषाएं हैं, तो उपयुक्त सभी। ये भी बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। चलिए अगला है निम्नलिखित में से कौन सी जो है जीभ का स्वाद नहीं है? तो इसमें देखेंगे मसालेदार और तीखा, ये कोई स्वाद नहीं होता है। तो इसका हो जाएगा 4 और 5 जो नहीं है। जैसे ऐसे जीभ होता है तो आगे जो है आपका क्या होगा? मीठा, और पीछे क्या होगा? कड़वा, और इन साइड में नमकीन, और आपके जो है आप क्या मिलता है? खट्टा और नमकीन वगैरह मिलता है, कड़वा। चलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला दिया है निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सही सुमेलित हैं? सही सुमेलित बताना है। तो जैसा कि आप देखेंगे इसमें एनोरेक्सिया दिया है, चाहे इंसोम्निया दिया है, ये किसकी बीमारी है? नींद की बीमारी है। एनोरेक्सिया क्या है? खाने का विकार है। तो ये तो दोनों गलत हो जाएंगे, है ना। इसके बाद दिया है आपको डिस्पीनिया, तो ये आपका सांस की तकलीफ से रिलेटेड होता है। और आपका ये एनोशीमिया जो है ये भी गंध की आंशिक या पूर्ण हानि हो जाना, इसको कहते हैं एनोशीमिया। तो दोनों सही, मतलब 3 और 4 सही हैं। पूछा क्या है? अच्छा, ऑप्शंस दिए गए यहाँ पे, तो 3 और 4 सही हो जाएगा इसका। एनोशीमिया गंध
या तो आपका आंशिक रूप से चला जाएगा या पूर्ण रूप से हानि हो जाएगा, गंध लेने की क्षमता जो होती है। चलिए अगला है, ब्रह्मांड के पल्सर क्या होते हैं? तो तेजी से घूमने वाले जो न्यूट्रॉन तारे होते हैं उनको ब्रह्मांड में पल्सर कहा जाता है। अगला है, प्रयोगशाला में विकसित हीरे के संदर्भ में हीरे के बीज के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। अगला है, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाला फाइबर क्या है? तो केवलर है। अगला है, HHX है ना, एच नहीं सॉरी HMX होता है ना, यहाँ लिख दे रही, HMX के पूर्ण रूप क्या है? तो हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव हो जाता है ये, ठीक है। इसका एक ही जो है आपका आंसर हो जाएगा, केवल एक, हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव। चलिए अगला देखते हैं, भी बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होगा। जब वस्तु के आकार के बराबर होगा तो ये स्थिति हो जाती है वक्रता के केंद्र पर। अगला दिया है, फोटो इलेक्ट्रिक शील एक ऐसा उपकरण है। तो फोटो इलेक्ट्रिक क्या करता है? प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला दिया है, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि विलियम विलायक के प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान उपस्थित में विलय की मात्रा को रसायन के किस रूप में जाना जाता है? तो ये किस रूप में? विलयन की सांद्रता के रूप में जाना जाता है। तो ये हो जाएगा आपको डी। अगला दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा तरल बिजली का कुचालक है? तो ये सभी सुचालक दिए गए हैं, इसलिए ये जो है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। अगला है, डीएनए डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो जेम्स वाटसन एवर और जो है आपके फ्रांसिस क्रिक। अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास से स्वतंत्र रूप से, ध्यान रखिएगा, गिरने पर क्या होगा? तो इनका वेग जो है हमेशा समान रहेगा, है ना। तो किसी भी क्षण एक ही वेग होगा। अगला है, वेक्टर टी के प्रतिरोधक निम्नलिखित वेक्टर टी के प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करने के लिए कैसे काम करते हैं? तो ये कैसे काम करते हैं? ये करते हैं आपके वायरस को किसी भिन्न वायरस के संशोधित संस्करण में रखकर। अगला है, भूपटल के टुकड़े मेंटल की गति के द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रवाहित होते रहते हैं। इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? तो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत कहा जाता है। mRNA पद विस्तारित रूप क्या है जो महामारी की शुरुआत में व्यापक रूप से चर्चे में रहा था? तो मैसेंजर हो जाएगा, बस यही ध्यान रखना था आपको, बाकी सब तो सेम ही था। राइबो न्यूक्लिक एसिड है ना। अगला है, एसी करंट को कैसे उत्पन्न किया जाता है? तो डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है, तो ये हो जाएगा डायनेमो। अगला है, धारा घनत्व जो होती है वो क्या होता है? तो एक ये सदिश राशि होती है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया की दर को धीमा करता है? तो धीमा करने का बात है, और ऑप्शन में क्या दिया है? उत्प्रेरक। तो उत्प्रेरक तो कभी भी धीमा नहीं करेंगे, तो इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। ये सारे क्या हैं? आपको उत्प्रेरक का काम करते हैं, यानी कि धीमा नहीं, बढ़ाने का कार्य करेंगे। अगला है, आगत और निर्गत जो तंत्रिकाएं हैं कहाँ पे मिलती हैं? तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मिलती हैं ये। अगला दिया है, लिस्ट है और आपका रंग दिया हुआ कि किसको मिलाने से क्या बनेगा। जैसे मैजेंटा है तो ये किससे बनता है? लाल और नीला से बनता है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे टील, तो टील किससे बनेगा? तो नीला, हरा और सफेद को मिलाने से। और मोव जो है आपका नीला, लाल और सफेद से मिलाने से बनता है। सियान कलर जो है आपका बनता है हरा और नीला से। तो इसका आंसर क्या होगा? 2 3 4 1 ए हो जाएगा। तो इसको चाहें तो अगर सियान कलर किससे बनता है तो हनी सिंह हो सकता है, इसे मतलब दिमाग में रख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, टानीला। चलिए आगे देखते हैं, किसी क्रांतिकारी पुस्तक को ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंधित लगाया था। तो किस क्रांतिकारी पुस्तक को जो है ब्रिटिश सरकार के द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया था? तो ये दशेर गथा हो जाएगा, शाखाराम गणेश की, है ना। शाखाराम गणेश, ये तो पूछा हुआ बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये बुक जो है आपका, कि किसकी लिखी हुई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सोनपुर नगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये किस नदी के? गंगा और गंडक नदी के तट पे है। ऑप्शन में दोनों हैं, तो दोनों हो जाना चाहिए, और ज़्यादा ऑप्शन सी के साथ जा सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं, बिहारी छात्र सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो बिहारी छात्र सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? पटना में हुआ था, है ना।
बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो ये हो जाएगा गौरैया, जिसको कब से जो है आपको शामिल किया गया था, ये भी चाहें तो ध्यान रख सकते हैं, 2013 में। ठीक है। और ये जो पटना में बिहार स्टूडेंट हुआ था ये भी पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा 1906। अगला देखते हैं, बिहार में महात्मा गांधी सेतु किस नदी पर है? तो ये गंगा नदी हो जाएगा। अगला है, बिहार में जयप्रकाश नारायण अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान किस शहर में स्थित है? तो ये कहाँ पे स्थित है? पटना। अगला है, किस भी बिहारी नेता की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन 1918 में बंबई में हुआ था? है ना। किस बिहारी नेता की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन अगस्त 1918 में हुआ था? तो ये सैयद हम हसन इमाम है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला है, इनमें से किसका संबंध सनातन आदिवासी सभा से है? तो ये थेवल उराव हो जाएंगे। अगला है, किसानों के नो टैक्स अभियान का 1928 में किसने संगठित किया था? तो नो टैक्स वाला ये कौन से किए थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, 1928। अगला है, नालंदा में स्थित बड़ा गांव का पता किसने लगाया था? तो नालंदा में कनिंघम ने लगाया था। अगला है, बिहार पेंटिंग कौन सी विद्या प्रसिद्ध है? तो मधुबनी पेंटिंग। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य के उपरांत मगध पर किस वंश का जो है शासन स्थापित हुआ था? तो हसीन मासुका मैंने कई बार ट्रिक बता दिया, तो ये कौन सा हो जाएगा? शुंग वंश हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं चाहे तो, हसीन मासुका, उससे क्या होगा आपको वंश मिल जाएंगे किसका कब आया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार में शिव का प्रसिद्ध स्थान गुप्तेश्वर मंदिर स्थित है? तो ये कैमूर की पहाड़ियों में स्थित है आपका गुप्तेश्वर मंदिर। अगला है, बिहार के किस शहर में सबसे अधिक तीर्थ यात्री आते हैं? तो तीर्थ यात्री सबसे आने का जो देखा जाए क्रम तो बोध गया है। अगला है, निम्नलिखित में से किस एक ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत की प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी? तो ये किसने किया था? एक बार और क्वेश्चन पढ़ देते हैं, जैसा कि दिया है 1875 की बात है, हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत किया और कहा उन्होंने कि ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व का जो है दिया जाए। तो ये मांग किसके द्वारा किया गया ये पूछा जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा ये पूना, छोटा कर देती हूँ, ये डी हो जाएगा आंसर, पूना सार्वजनिक सभा, है ना, 1870, गोविंद रनाड़े। चलिए आगे देखते हैं, बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी को किसान आंदोलन के लिए बिहार आने के लिए आमंत्रित किया था? तो ये तो कई बार क्वेश्चन पूछ ही जा चुका है, राजकुमार शुक्ल हो जाएंगे। 1923 में बिहार में स्वराज्य पार्टी ने विधान परिषद में कितने सीट लिए थे? तो ये लिया था आपको 10 हो जाएगा, है ना, 10। अगला दिया, 1830 के दशक में पटना किस विद्रोह का केंद्र था? तो बहावी आंदोलन का केंद्र हुआ करता था 1830 के दशक में, कौन? पटना। ये भी पूछा जाता है कौन केंद्र था? तो पटना था। राजा मान सिंह को बिहार प्रांत प्रांतपति किसने नियुक्त किया था? तो ये किया था आपको इसका हो जाएगा आपको, देखिए इसका आंसर दिया गया अकबर। ओके, 149 जो है, राजा मान सिंह को बिहार प्रांत का प्रांतपति किसने नियुक्त किया था? तो ये किया था अकबर ने। ओके, अगला है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये तो हो जाएंगे कुंवर सिंह, है ना। तो यहाँ देखिए आपका सेट नंबर 9 जो है उसका 150 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में देखिए डाउट हो ना तो प्लीज़ आप कमेंट में बता दीजिएगा। ओके, तो चलिए अगले मॉडल के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।